टाइटैनिक एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक ही बात दिमाग में आती है, वो जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था। अपने दौर की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कमाल और इंसानी तरक्की का एक जीता जागता सबूत। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये है 1912 का टाइटैनिक, अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए तैयार खड़ा। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक तैरता हुआ शहर था। अंदर स्विमिंग पूल, जिम, आलीशान कैफे, सब कुछ था। ये उस दौर के इंसानों के खुद पर भरोसे का प्रतीक था। लेकिन हम सबने जो कहानी सुनी है, आइसबर्ग वाली, क्या वो पूरी सच्चाई है? नहीं, असल कहानी तो कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है, जो दशकों तक समंदर के अंधेरे में छुपी रही। तो सवाल यही उठता है कि वो जहाज जिसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला कहा गया, वो सिर्फ 3 घंटे से भी कम में कैसे डूब गया? ये एक ऐसी पहेली थी जिसने दशकों तक जांचकर्ताओं को उलझाए रखा। चलिए उन आखिरी कुछ घंटों पर एक नजर डालते हैं तेजी से। 10 अप्रैल को सफर शुरू होता है। 14 अप्रैल को दिन भर बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिलती हैं, जिन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। रात 11:39 पर सामने आइसबर्ग दिखता है। ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर टक्कर होती है, और फिर महज 2 घंटे 40 मिनट बाद 2:20 पर सब खत्म। टाइटैनिक हमेशा के लिए पानी में समा जाता है। 85 साल तक इस कैसे का जवाब अटलांटिक महासागर में 12,000 फीट नीचे दबा रहा। फिर 1985 में इसका मलबा मिला, और तब जाकर एक नई वैज्ञानिक जांच की शुरुआत हुई, जिसने सारे राज खोल दिए। तो चलिए एक जासूस की तरह इन सुरागों को जोड़ते हैं। पहला सुराग, जहाज को बनाने में इस्तेमाल हुआ स्टील। अब इसे समझने के लिए 2 तरह के स्टील के बारे में सोचना होगा। एक होता है डक्टाइल स्टील, जो चोट लगने पर कह सकते हैं मुड़ जाता है, झुक जाता है, पर आसानी से टूटता नहीं। और दूसरा ब्रिटल स्टील, जो टक्कर लगते ही बिल्कुल कांच की तरह चटक कर बिखर जाता है। और अब जो आप देख रहे हैं, वो शायद इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा सुराग है। माइक्रोस्कोप के नीचे की ये तस्वीरें देखिए। बाईं तरफ है आज का मॉडर्न स्टील, और दाईं तरफ टाइटैनिक का स्टील। फर्क साफ है ना? टाइटैनिक का स्टील कितना खुरदुरा, कितना मोटा है, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये ग्राफ थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये दिखाता है कि कौन सा स्टील कितनी ठंड झेल सकता है। देखिए, ऊपर वाली लाइन है आज के स्टील की, जो कड़ाके की ठंड में भी मजबूत रहता है। और ये नीचे वाली लाइन, ये है टाइटैनिक का स्टील। जरा सी ठंड में ही इसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। मतलब ये ठंडे पानी के लिए बना ही नहीं था। ये आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। आज का स्टील -15 डिग्री सेल्सियस तक भी मजबूत बना रहता है, लेकिन टाइटैनिक का स्टील, वो तो +40 डिग्री पर ही कमजोर होना शुरू हो जाता था। मतलब नॉर्मल ठंडे मौसम में वो खतरनाक हो जाता था। और उस रात उस बर्फीले अटलांटिक में पानी का तापमान कितना था? सिर्फ -2 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, जहाज का स्टील जिस तापमान पर कांच बन जाता था, पानी उससे कहीं ज्यादा ठंडा था। तो ऐसा हुआ क्यों? इसके लिए हमें स्टील की केमिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। इसमें 2 विलेन थे। पहला सल्फर, बहुत ज्यादा, ये स्टील को कमजोर बनाता है। और दूसरा मैंगनीज, जो सल्फर के असर को कम करता है, वो बहुत ही कम था। सीधा सीधा हिसाब है, जहर ज्यादा और दवा कम। इसी वजह से वो स्टील इतना नाजुक बन गया था। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे सुराग पर, और ये जुड़ा है उन लाखों कीलों से जिन्होंने जहाज को एक साथ जोड़ रखा था, यानी रिवेट्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये जहाज से मिले एक रिवेट यानी कील का क्लोजअप है। इन कीलों का काम था स्टील की मोटी मोटी प्लेट्स को जकड़ कर रखना। पर इनमें एक बड़ी खामी थी, स्लैग नाम की गंदगी। ये जो काली धारियां दिख रही हैं, ये वही हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि ये धारियां टक्कर के दबाव के ठीक उल्टी दिशा में थी, जैसे कोई कमजोर नस जो जरा से झटके में ही टूट जाए। और ये गंदगी कोई थोड़ी बहुत नहीं थी। जांच में पता चला कि इन रिवेट्स में उम्मीद से 3 गुना ज्यादा स्लैग था। 3 गुना! तो फिल्मों में जो हम देखते हैं कि आइसबर्ग ने जहाज में एक 300 फुट लंबा चीरा लगा दिया, वो असल में हुआ ही नहीं। हुआ ये कि टक्कर के झटके से ये कमजोर कीलें एक एक करके पॉपकॉर्न की तरह उखड़ गईं, और जैसे ही कीलें निकली, स्टील प्लेट्स के बीच गैप बन गया, और पानी अंदर, वो भी एक नहीं, 5 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में एक साथ।
और इस थ्योरी का सबूत हमें टाइटैनिक के ही जैसे दूसरे जहाज आरएमएस ओलंपिक की इस तस्वीर में मिलता है। देखिए, एक टक्कर के बाद इसके भी रिवेट्स ठीक वैसे ही गायब हो गए हैं। पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। तो विज्ञान ने तो अपनी कहानी बता दी, लेकिन इन सारे सुरागों को सामने रखकर इतिहास का आखिरी फैसला क्या है? और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आज के हिसाब से देखें तो ये स्टील और ये रिवेट्स बहुत ही खराब क्वालिटी के थे, लेकिन 1912 के हिसाब से, उस दौर की जानकारी और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये गलत नहीं थे। वे उस समय के बेस्ट थे। इस पूरी जांच को लीड करने वाले साइंटिस्ट टिम फोके ने भी यही कहा। उन्होंने साफ कहा कि उस समय के इंजीनियरों के पास जो जानकारी थी उसके हिसाब से टाइटैनिक बनाने में मेटल यानी धातु को लेकर कोई साफ गलती नहीं की गई थी। तो असल में टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है। ये उस दौर की टेक्नोलॉजी और इंसानी ज्ञान की सीमाओं की कहानी है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये भयानक हादसा एक तरह का वेकअप कॉल था? एक कड़वा सबक जिसने हमें सिखाया और आने वाले जहाज़ों को और मजबूत और सुरक्षित बनाने पर मजबूर कर दिया।